जब बात तो टूरिज्म की आती है तो जो सबसे पहले हमारे ज़हन में उभर कर एक आवाज़ आता है वो अमिताभ बच्चन, जो महानायक हैं हमारे देश के, उनका आवाज़ ज़हन में उभर कर आता है जब वो कहते हैं कि महक गुजरात की। दोस्तों, ये ब्रांड एम्बेसडर गुजरात टूरिज्म के हैं और गुजरात सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ कर ब्रांडिंग की थी अपने टूरिज्म की। और इस ब्रांड टैगलाइन के साथ वो टीवी पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया पे कहते नज़र आते थे, खुशबू गुजरात की। जब बात यूपी की आती है तो उसमें हम जो हमारे ज़हन में टैगलाइन निकल के आता है वो ये आता है कि यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा या इंडिया नहीं देखा। जब बात केरला की आती है तो जो सबसे पहले हमारे ज़हन में निकल के आता है टैगलाइन वो उनका है गॉड्स ऑन कंट्री। जब पंजाब की बात आती है तो जो हमारे ज़हन में टैगलाइन निकल के आता है वो आता है इंडिया बिगिंस हियर। सो ये सभी टैगलाइंस हैं जो कि वहाँ के स्टेट ने, वहाँ के राज्यों ने, वहाँ की सरकार ने अपने स्टेट के, अपने राज्य के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैंपेन किया था। तो टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है दोस्तों आज के समय में देश में कि एक टूरिज्म की बदौलत ही पूरी की पूरी किसी स्टेट की इकोनॉमी रन होती है। जैसे कि आपने कश्मीर में देखा होगा, कश्मीर में टूरिज्म का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा टूरिज्म से वहाँ रेवेन्यू आती है कि पूरी की पूरी भारत सरकार उसके ऊपर लगी हुई थी या लगी हुई है कि वहाँ का टूरिज्म आगे बढ़े। टूरिज्म एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है वहाँ के लोकल कम्युनिटी को, लोकल पब्लिक को, जनता को। टूरिज्म का ये इम्पोर्टेंस है। अब हम बात आते हैं कि आखिर हम टूरिज्म पे इतना बात क्यों कर रहे हैं। एक हमारे ही देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार राज्य है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्रमोट किया जा सकता है। अगर वहाँ की सरकार चाहे, वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकती है और वहाँ के लोगों को लाखों में रोज़गार दिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। वहाँ की जो सरकार है, जो चाहे अभी की सरकार हो या पहले की सरकार हो, इसके प्रति काफ़ी निराशाजनक उनके एक्शन रहे हैं, उनके कार्यकलाप रहे हैं, इसलिए अभी तक वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया है। दोस्तों, अगर हम शुरू करते हैं रामायण काल से, तो आप मान के चलिए कि रामायण काल से लेकर अभी तक का जो टाइम फ्रेम है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या वहाँ संभावनाएं हैं। देवी माता सीता का जन्म माना जाता है कि वहीं पे सीतामढ़ी में हुआ था। इस सीता और राम के ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे देश की पूरी राजनीति टिकी हुई है। एक प्रकार से लोग पूरा का पूरा केंद्र राजनीति का जो है वो राम और सीता के ऊपर है या सीता या राम के ऊपर है। उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। सीता कुंड, जो कि माना जाता है कि गया जी में सीता जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, उसे सीता कुंड कहा जाता है। या फिर जो जहाँ से वहाँ उनका जन्म हुआ था सीतामढ़ी में, वहाँ की जो जगह है उसको भी सीता कुंड कहते हैं। तो रामायण काल से ऐसे ये जुड़ा हुआ है। अगर आप महाभारत काल में आते हैं तो दानवीर कर्ण, इनका संबंध डायरेक्ट बिहार से है। कर्ण जो कि अंग प्रदेश के राजा नियुक्त किए गए थे, उनका राज्य जो है वहाँ के भागलपुर एक जगह है, भागलपुर से तक उनका राज्य आता था और वहाँ से भी डायरेक्ट संबंधित हैं, सीधे तौर पे संबंधित थे। उससे आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म में आते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर, उनकी जो जन्मभूमि है वो वहाँ के वैशाली के कुंड ग्राम में हुई है। उनका जन्म स्थान वहाँ है और उन्होंने जो निर्वाण की प्राप्ति की थी वहीं के पावापुरी में की थी। तो जैन धर्म से भी डायरेक्ट लिंक्ड है बिहार राज्य का। अगर हम बौद्ध धर्म में आते हैं तो हम सबको पता है कि महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म को शुरू किया था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे मिली थी, जो कि बिहार के गया में अवस्थित हैं। वहीं पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली थी और उन्होंने जो अंतिम अपना उपदेश दिया था वो वैशाली जिला में वैशाली में दिया था। तो बुद्ध भगवान से भी डायरेक्ट लिंक्ड हैं। उससे अगर आगे हम बढ़ते हैं और सिख धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरु गोविंद साहिब है, वहाँ उनका जन्म स्थान है। और वहाँ पे अगर अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जाए तो पूरे सिख समाज के लोग, सिख भाई हमारे वहाँ पे पर्यटन के तौर पे आ सकते हैं। अब आस्था रखने वाले सिख धर्म में वहाँ पे आ सकते हैं। अगर उससे आगे आप बढ़ते हैं तो महात्मा
महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने जो अपना सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में अवस्थित है। तो इस तरह से देखिए तो हर क्षेत्र में बिहार में संभावनाएं उपस्थित हैं, संभावनाएं अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो कि शायद इस पे ध्यान नहीं देती है, या वो जानती नहीं है, या करना नहीं चाहती है, लोगों को जात पात में ही उलझा कर रखना चाहती है, और लोग भी वहाँ के यही पसंद करते हैं, इसलिए उनका कुछ हो नहीं पा रहा अभी तक। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आए तो उस वक्त का प्राचीन काल का नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में बहुत ही विख्यात था, बहुत ही सुविख्यात था, और दूर दूर से लोग वहाँ पे शिक्षा दीक्षा के लिए आते थे। तो अगर आप धर्म के क्षेत्र में लें, शिक्षा के क्षेत्र में लें, राजनीति के क्षेत्र में लें, आप चाहे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे एक टूरिज्म इकोसिस्टम बनाने का बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन वहाँ की उदासीनता कहिए, वहाँ की सरकार की अदूरदर्शिता कहिए, जिसके कारण वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे स्टेट में होती, गुजरात में होती, यूपी में होती, कर्नाटका में होती, महाराष्ट्र में होती, तो आज वहाँ का सिचुएशन कुछ और ही होता, और वहाँ की जनता इसका 100% यूटिलाइजेशन कर रही होती और इसके फ़ायदे ले रही होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस बिहार का, वहाँ के नेताओं के अदूरदर्शिता का, जिसका खामियाजा वहाँ के लोग भुगत रहे हैं, और रोजगार के लिए इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। ये ज़रूरी है कि वहाँ के इस टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया जाए, इसकी ब्रांडिंग की जाए, इसको प्रमोट किया जाए, और इसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों के लिए अच्छा खासा एक रोजगार का साधन डेवलप हो।